हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 14 विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। बेटा, वाह इतनी मिठाइयाँ, उपहार व मिट्टी के दिए। माँ, हाँ बेटा, दीपावली की तैयारी हो रही है। बातचीत करते समय हम अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने या कहने के लिए बीच बीच में थोड़ा रुकते हैं, इसे ही विराम कहते हैं। विराम का अर्थ ही होता है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है बच्चों? रुकना। लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है, या हम विराम चिन्ह किसे कहते हैं, हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? पढ़ते और लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जो चिन्ह विराम के रूप में लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी बुक में कुछ मुख्य विराम चिन्ह दिए गए हैं। ये 5 विराम चिन्ह दिए गए हैं। पहला है पूर्ण विराम, दूसरे नंबर पे है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह और 5वां योजक चिन्ह। है तो विराम चिन्ह काफी, लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ मुख्य जो है विराम चिन्ह वो दिए गए हैं। आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। पहला है पूर्ण विराम। इस चिन्ह को वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जो पूर्ण विराम होता है बच्चों, इसे वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। हम कह सकते हैं कि वाक्य के समाप्त होने का संकेत इस चिन्ह के द्वारा किया जाता है, और वाक्य के अंत में रुकने के लिए हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं या पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे कक्षा में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पूर्ण विराम। हमारा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, हमारा वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो गया है। या आसमान में नीले रंग की पतंग उड़ रही है। तो बच्चों, आपने देखा जो पूर्ण विराम होता है वो वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है, यानी वाक्य के समाप्त होने का ये संकेत इस चिन्ह के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है अल्प विराम। अल्प विराम जो है बच्चों, ये चिन्ह है बोलते या पढ़ते हुए जहाँ थोड़ी देर रुकना होता है। बोलते या पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना होता है वहाँ अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा। थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे आम, अंगूर, पपीता आदि फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं।
तो आपने देखा आम, अंगूर और पपीता के बीच में, आम और अंगूर के बीच में क्या है? अल्प विराम। अंगूर और पपीता के बीच में क्या है? अल्प विराम, जहां पर थोड़ी देर रुकना होता है। जैसे रीना, मीना और सीता बाजार गईं। तो रीना और मीना के बीच में क्या लगा? वहां पर अल्प विराम। यहाँ पर आम, अंगूर और पपीता के बीच में क्या लगा है बच्चों? अल्प विराम। यहाँ पर वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ी देर ठहरना हो, जहां पर कह सकते हैं कि बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहां थोड़ी देर ठहरना हो, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। तीसरे नंबर का है प्रश्नवाचक चिन्ह। आप जानते ही हैं, अपने नाम से ही ये प्रतीत हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है बच्चों? प्रश्न पूछने के लिए, और प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप खाना कब खाएंगे, या आप कहाँ जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब चौथे नंबर पे एक और चिन्ह आता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, या विस्मय बोधक चिन्ह जिसे कहा जाता है। तो इसका प्रयोग बच्चों हमेशा, जैसे खुशी है, दुख है, घृणा है, हैरानी है, हर्ष है, प्रसन्नता आदि के जो भाव आते हैं, भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक या विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस चिन्ह में आप देख सकते हैं कि वाह कितनी सुंदर चित्रकारी है, और बहुत से ऐसे शब्द आते हैं, क्योंकि इसमें खुशी है, दुख है, घृणा है, हैरानी है, हर्ष है, प्रसन्नता आदि के भाव आते हैं। तो बच्चों इसमें जैसे अरे, बाप रे बाप, ओ, वाह, छी, हाय, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर योजक चिन्ह। योजक चिन्ह वाक्य में जब दो शब्दों को जोड़ना हो या मिलते जुलते हुए शब्दों को दिखाना हो, तो इसके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, वाक्य में जब दो शब्दों को जोड़ना हो या मिलते जुलते हुए शब्दों को दिखाना हो, तो इसके लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अपने लिए कोई छोटा मोटा काम देख लीजिए। तो आपने देखा दो मिलते जुलते शब्द आए हैं, छोटा मोटा, तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन रात मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है, तो दिन रात को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो बच्चों आज हमने ये 5 चिन्ह देखे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह और योजक चिन्ह। तो आज के पाठ में हमने यही सीखा कि पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। बात के सही अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। आशा करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आपको स्कूल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आप उन्हें अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।